विधायी शक्तियां क्या हैं? आपको मैं बताया था, जैसे संविधान संशोधन, 3 प्रकार के संविधान संशोधन बताए कि किसी राज्य की राजधानी बदलना हो, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य को दूसरे राज्य के निर्माण में मिलाना हो। जैसे अभी आप लोगों ने उदाहरण देखा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ क्या हुआ, ये राज्य के हाथ में नहीं था, आंध्र प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती। नए राज्य का निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता होगी, यानी केंद्र सरकार को वहां ज्यादा लोड होगा। संविधान संशोधन जो भी होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा होंगे। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसी भी रूप में जो है राज्यों को नहीं। तो आप ये एक चीज जाने रहिएगा कि विधायी शक्तियां जो है केंद्र के पास झुकी हुई, वित्तीय शक्तियां भी केंद्र के पास जो झुकी हुई, दोनों चीजें देख रहे हैं ना। केंद्र ही पैसा दे रहा है और संविधान संशोधन भी केंद्र ही कर रहा है। तो इसका मतलब केंद्र का लोड या केंद्र का भार ज्यादा है। राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं है इन दोनों शक्तियों में। अब तीसरा आता है प्रशासनिक। प्रशासनिक क्या है? जैसे आप देखते होंगे, कभी कभी नाम सुनते होंगे ट्रिब्यूनल का, या किसी समिति का नाम सुनते होंगे। जैसे देखिए यूपीएससी सभी आईएएस का सेलेक्ट करता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन होता है आईएएस का, और वो चयन जो है होकर राज्य के रूप में कैडर ऐलान कर देता है कि पता चला कि सुजीत सिंह यूपी कैडर के हैं, विपिन सिंह झारखंड कैडर को आ गए। यानी सिलेक्शन केंद्र कर रहा है, सेवाएं वो राज्यों को देंगे। यानी ये भी अधिकार मूल रूप से केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री या केंद्रीय सत्ता के हाथ में छुपा हुआ है। प्रशासनिक रूप से भी केंद्र राज्यों पर भारी है। तो इसीलिए केसी वेर ने कहा कि भारत का संविधान पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, बराबर के अधिकार केंद्र और राज्यों को नहीं मिले हुए हैं, केंद्र को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, यानी केंद्र ज्यादा ताकतवर है। इसी को भारतीय संविधान में बैलेंस करने के लिए कि केंद्र और राज्य की लड़ाई ना हो, इनके बीच कोई संघर्ष ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए शुरुआत से संविधान के भाग 11 और 12 ये बातें लिखी गई, जो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 300 तक कवर करता है। आप लोग 7वीं अनुसूची पढ़े, बताए थे 3 प्रकार की सूचियां हैं, एक केंद्रीय सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। ये भी केंद्र और राज्य संबंधों को बताती है। तो इतनी चीजें हैं। संविधान का भाग 11 और 12 अनुच्छेद 245 से लेकर 300 और अनुसूची के रूप में 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के संबंधों को परिभाषित करती है। ये सार ये आपको मोटा मोटा बता दिया गया कि अगर आपको केंद्र और राज्य के संबंध समझने हो तो इसका कैनवास यही, एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य, इससे निकली हुई चीजें हैं भाग 11 भाग 12 अनुच्छेद 245 से लेकर 300 अनुसूची 7वीं। ठीक, इतनी चीजें आप एकदम आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा और इतना ही पूछेगा आपसे कि संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है। संविधान संशोधन से, सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र राज्य संबंध से, राष्ट्रपति के चुनाव से। संविधान, क्योंकि ये इतना बड़ा भाग है। अब देख रहे हैं आप 245 से आप 300 करेंगे, 65 अनुच्छेद 65 आर्टिकल्स भारतीय संविधान के केवल केंद्र 55 केवल केंद्र और राज्य के संबंधों को इंगित करते हैं। 55 आप इतना बड़ा कहीं भी सेक्शन नहीं देख रहे होंगे, एक ही भाग संबंधित है मोस्टली विषयों से, 2-2 भाग तो कहीं संबंधित नहीं है। भाग 11 और भाग 12 ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान में रखा था कि आने वाले दिन जटिल होंगे। अब मान लीजिए कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी की है या किसी अपोजिशन पार्टी की, उसको पैसा ना दे, उसको कोई भी फंडिंग ना दे, वहाँ रोड का निर्माण ना हो, यूनिवर्सिटी का निर्माण ना हो। तो इन सब के लिए प्रावधान रखा गया हमारे संविधान में, जो 3 प्रकार से बांटा गया। पहला विधायी, दूसरा वित्तीय, तीसरा प्रशासनिक, और तय कर दिए गए कि राज्य के क्या अधिकार हैं, केंद्र के क्या अधिकार हैं और दोनों के क्या अधिकार। दोनों के वही अधिकार होंगे जिससे हर आदमी प्रभावित, हर आदमी फायदे में रहे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जो भी बुनियादी समस्याएं हैं वही दोनों में होंगी। याद करना कठिन है, किसी में 63 हैं, किसी में 130 हैं, किसी में 83 हैं, तो आप इतनी संख्या में उनकी सूची नहीं याद कर पाएंगे। आपको एक आइडिया लगना है, कोई भी आदमी किसी भी बीमार आदमी को मारेगा तो हर 10 में से 9 आदमी विरोध करें। वही समवर्ती सूची है, जो सबके परोपकार के लिए है, वही समवर्ती सूची है।